उपाध्याय पटना से बड़ी खबर। बेऊर जेल के 4 कक्षपाल को निलंबित कर दिया गया है। बिना अनुमति जेल में प्रवेश का आरोप इनके ऊपर और कार्रवाई इस रूप में कि इन 4 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया। बिना तलाशी अंदर जाने पर कार्रवाई की गई है। नियमों के उल्लंघन का ये पूरा मामला, सबूत मिटाने का आरोप भी इनके ऊपर लगा है। पहले जेल अधीक्षक पर कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच इस वक्त चलती हुई। तो पहले जेल अधीक्षक पर कार्रवाई हुई थी और पूरे मामले की जांच इस वक्त बड़ी गहनता के साथ जारी है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां बेऊर जेल के 4 कक्षपाल को निलंबित किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई और इसके पीछे की बड़ी वजह यह कि बिना अनुमति जेल में प्रवेश किया गया, बिना तलाशी के अंदर जाने पर कार्रवाई की गई। संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरजीत, 4 कक्षपालों के ऊपर एक साथ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जी, ये कार्रवाई हुई है क्योंकि जो है जिस समय नीरज कुमार सुप्रिटेंडेंट थे बेऊर जेल के, उस समय उनकी मदद करने में इनका भी नाम आया था और उसी को लेकर के इन्हें सस्पेंड किया गया है। जिस तरह से आरोप लगे हैं उसमें ये भी कहा गया है कि ये जब नीरज कुमार जेल के अंदर जाते थे उनकी किसी तरह की तलाशी नहीं ली जाती थी और इनके द्वारा ही तलाशी नहीं ली जाती थी। साथ ही उनके जाने के बाद कुछ साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की गई थी जिसमें इन लोगों का नाम शामिल किया गया था और यही वजह है कि इन्हें सस्पेंड किया गया है। जी, लगातार विभाग के ऊपर इस बात को लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर बेऊर जेल के अंदर जिनको ये दायित्व दिया गया है कि वो तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएं, वो खुद इसमें मिली भगत का आरोप लग रहा है, इसलिए भी ये कार्रवाई जरूरी थी। जी देखिए, अब जो जेल के कानून हो गए हैं, जेल का जो नियम जो है अभी फिलहाल जो नया बनाया गया है उसमें काफी कड़े कानून लागू किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उस जो सुप्रिटेंडेंट हैं या जेलर हैं उनका अपना भी व्यक्ति है तो उन्हें मिलने के लिए जो है एक दिन पहले ही अर्जी देनी होती है। तो ये इस तरह का जो साधारण चीज में जो है कड़ाई की गई है। बिल्कुल, जो प्रावधान थे उन प्रावधानों का उल्लंघन इनकी तरफ से भी किया गया और इसीलिए कार्रवाई के दायरे में आ चुके। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक, हार की समीक्षा के लिए यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी ऑफिस में बड़ी समीक्षा बैठक इस वक्त चलती हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। जो आज शाम 6 बजे तक ये पोर्टल खुलेगा। अभी तक 40,000 से अधिक आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं और आज शाम 6 बजे के बाद हम कल इसका आंकड़ा जारी करेंगे। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस बैठक के दौरान की ही हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। संजय सरावगी समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी, पटना जिले से सभी विधायक इस बैठक में मौजूद। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बैठक क्या खत्म हो चुकी है या बैठक अब भी चल रही है? देखिए, लगभग 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और इस वक्त भी बैठक जारी है। जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, बूथ बाई पूरा जो जानकारी है, जो डेटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है और खास तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया इन तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। जो भी फीडबैक अभी तक लिया गया है और खास तौर पर उसमें कोशिश की जा रही है कि बूथ स्तर पर जो चीजें, जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर की गई थी उसमें कमियां कहां रही। कई ऐसे बूथ थे जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक वोट थे, उन बूथों पर भी आखिर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे नीरज सिन्हा, उन्होंने लीड क्यों नहीं किया और एक भी कहा जा सकता है कि चरण में आखिर उन्होंने क्यों नहीं विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, जो खास करके प्रशांत किशोर थे, उनसे बढ़त बना पाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई बड़े चेहरे हैं जो कि बांकीपुर विधानसभा में रहते हैं, बांकीपुर विधानसभा के वो नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो बूथ पर कैसे हार गए। सांसद रविशंकर प्रसाद हों या फिर और अन्य नेता हों जिनके बूथों पर जो वोटिंग हुई, तमाम चीजों को
काफी बारीकी से देखा जा रहा है कि आखिर कमियां कहां कहां रह गई। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव हो, उनके बूथ पर कितने वोट मिले, क्योंकि जो पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो अपने बूथ को जीते, लेकिन वहां भी कहीं न कहीं चूक हुई। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है और खास तौर पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कौन सी गलती हुई, कौन सी कमियां थी कि उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और वो उसने अपना वोट प्रशांत किशोर को दिया। इन तमाम चीजों पर यहाँ पर गहरी चर्चा इस वक्त यहाँ पर की जा रही है और खास तौर पर डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि किस बूथ पर, पटना के बांकीपुर के किस मोहल्ले में, कैसे, कहां से जो वोट थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वोट जनसुराज को ट्रांसफर हो गए। शैलेंद्र, क्या यहाँ के स्थानीय बड़े चेहरे, लीडर्स इस बात को भांपने में या समझने में नाकाम हो गए कि जो वोटर उनका पारंपरिक वोटर कहा जाता है और वो वोटर भी इनसे छिटक गया? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, यही सबसे बड़ी पहेली है कि आखिर जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े चेहरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हो, मंत्री हो, उन लोगों ने क्या तैयारी की थी, आखिर उनके बूथ पर इस तरीके का रिजल्ट कैसे हुआ। और जो बांकीपुर के वैसे लोग, यदि हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर लें, जो संघ से जुड़े लोग हैं उनकी बात कर लें, या फिर अन्य जो लोग हैं, आखिर जो बांकीपुर के जो बीजेपी के लीडर हैं उनके बूथ पर यह परिस्थिति कैसे हुई, भीतर घात कहां हुआ, इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। उम्मीदवार में क्या कमी थी? मंथन में जुट गई है शैलेंद्र और इसे एक तरीके से वो सबक के तौर पर ले रही है और ये गलती दोबारा ना हो जाए, इस लिहाज से भी ये मंथन इस वक्त बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जानकारी के लिए। इस पर नजर बनाकर रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बांकीपुर उपचुनाव में शर्मनाक हार और जमानत जब्त होने के बाद आरजेडी में आत्म मंथन की जगह अब खुली बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जैसे मोर्चा खोल दिया हो। भाई वीरेंद्र ने न सिर्फ शक्ति यादव को खामोश रहने की नसीहत दी, बल्कि कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनका कच्चा चिट्ठा खोलने की चेतावनी तक दे दी है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि खामोश, जो बोल रहा है वो खामोश रहे। मैं लोक दल का आदमी रहा हूं। जब राजनीति में तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से मैं राजनीति कर रहा हूं। और भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव के बीच इस वक्त जुबानी वार पलटवार जरूर शुरू हो गया है। क्या बयान है, जरा वो भी सुन लीजिए। खामोश, भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना, मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। तो भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे, उन्होंने शक्ति यादव पर ये आरोप भी लगा दिया कि ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी के नाम पर, बड़े चेहरे के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और इसीलिए इन लोगों को चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, नहीं तो काला चिट्ठा जो है वो भाई वीरेंद्र खोल देंगे। बांकीपुर हार के बाद आरजेडी के अंदर ये घमासान और ज्यादा खुलकर सामने आता हुआ, हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखिए इस तरीके से खुद ही पार्टी के अंदर जब संख्या सीटों की कम हुई तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा, एक दूसरे के खिलाफ तेज बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन अब यहाँ पर भाई वीरेंद्र हैं, उन्होंने कहा कि मैं लोक दल के वक्त से पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूं, जब पार्टी को हमारी जरूरत थी उस वक्त से लेकर आज तक हमारा मकसद सीधे साफ है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और खुद हमारे साथ शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, भाई वीरेंद्र आप पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं,
क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, हम तो वीडियो देखा है, वीडियो में तो मेरा नाम उन्होंने लिया ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वीडियो में नाम उन्होंने नहीं लिया है और पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और पार्टी में जब उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है तो मैं ये कैसे मानूं कि ये आरोप हम पर उन्होंने लगाया है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कोई भी बातें होती है तो इस परिस्थिति में तो नेतृत्व इन सारे पहलुओं को देखती है और हमने चूंकि आपने नाम लिया है आपने उनका, हमने उनके मुख से हम अपने संदर्भ में कोई बयान हम सुना ही नहीं कि मेरा उन्होंने नाम लिया। ठीक, शक्ति यादव जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी के लिए बोलने का काम कर रहे हैं, जो लोग चेहरा बने हुए हैं, उन लोगों को खामोश रहना चाहिए। तेजस्वी यादव के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, अपनी सियासत चमकाई जाती है, तो ये कौन लोग हैं? अब ये कौन लोग हैं? जो लोग, अब सवाल उठता है कि ये तो पार्टी के आंतरिक विषयों में माननीय नेता खुद इन चीजों को जानेंगे, समझेंगे। और कोई भी बात पार्टी के अंदर की बात अगर कोई इस तरह की बात संज्ञान में किसी को भी आया हो तो ये तो नेतृत्व के समक्ष अपनी बात को रखनी चाहिए साक्ष्यों के साथ। उसमें कहा कोई बात है। ठीक, शक्ति यादव जी, चूंकि आप भी इस बात को समझ रहे हैं, ये पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा। इससे पहले रोहिणी आचार्य की बात कर लीजिए, मीसा भारती भी अपनी नाखुशी जाहिर कर चुके हैं, अब भाई वीरेंद्र भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये तो पार्टी के लिए चिंता की बात है ना। पब्लिक परसेप्शन जिस तरीके से बन रहा है कि भाई पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कोई भी पार्टी का प्रतिबद्धता, उसी सब पार्टी के प्रतिबद्ध होने का आशय ये होता है कि अगर कुछ लगता है कि बेहतर करनी है पार्टी के अंदर में तो पार्टी के आंतरिक मामलों में, बैठकों में हर विषयों पर चर्चा नेतृत्व के सामने नेता करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए। ठीक, शक्ति यादव जी, मैं सुनाती हूँ वो बयान जो भाई वीरेंद्र की तरफ से दिया गया और एक बार जरा आप भी सुनिए, क्योंकि ये बयान जो है कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है और पार्टी को इस स्तर पर सोचने की भी जरूरत है। एक बार जरा ये बयान सुन लीजिए। खामोश, भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। तो आपने भी सुना होगा शक्ति जी कि भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं तेजस्वी यादव के नाम पर, पार्टी के नाम पर। तो फिर जनता को कैसे आप जीतेंगे, जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? नहीं, सवाल ये है, मैं इस विषय पर विशेष कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर सवाल ये उठता है कि पार्टी तो सत्ता में है नहीं। सवाल नंबर 1, पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदैव जो जनहित में जन उद्देश्यों को लेकर के रहता है। चाहे कई घटनाएं बिहार के अंदर में घटित होते हैं, उस पर भी नेता प्रतिपक्ष का सामयिक रहता है, उनका वक्तव्य रहता है और हित में रहता है, बिहार हित में। डेवलपमेंट की बात वो करते हैं कि बिहार विकसित बिहार कैसे बने। तो फालतू की राजनीति से बचने के लिए लगातार संदेश तो नेता प्रतिपक्ष देते ही रहते हैं। बांकीपुर के हार पर मंथन हो रहा है शक्ति जी, क्योंकि भाई आप विपक्ष की भूमिका में भी हो, लेकिन अगर प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर जीत जाएं और आप तो यहाँ पर स्थापित पार्टी हैं, आपके इतने विधायक हैं और तब आपके अगर कैंडिडेट जमानत भी जब्त उनकी हो जाती है, वो बचा नहीं पाती हैं, तो ये चिंता की बात है। नहीं, देखिए वो सत्ता के खिलाफ एक आक्रोश था और हमने शुरू में कहा कि इस आक्रोश का प्रकटीकरण का मार्ग जनता ने स्वयं ही चयन किया है। इसमें पार्टी और जाति दोनों चीजें टूटी, क्योंकि पहला लक्ष्य था सरकार का मर्दन करना, होश मान अहंकार का। अगर उस परिस्थिति में हमारे मतदाता कहीं गए नहीं, हमारे लोग कहीं गए नहीं है, जो गुस्सा था, गुस्सा का प्रकट करने का तरीका भले ही तत्काल, क्योंकि चुनाव में सरकार न बननी थी न बिगड़नी थी न, इसलिए इन सवालों को लेकर करके
जनता का निर्णय पहला जो था वो गुस्सा सरकार के प्रति था और उस गुस्सा का प्रकटीकरण हुआ है। ठीक। उसे आप वोट के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, चूंकि भाई वीरेंद्र का बयान आपने सुना होगा संभवतः, वो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो पार्टी की आवाज बनकर पार्टी के अंदर ही पैसे का लेन देन करते हैं, पार्टी के नाम पर करते हैं, तेजस्वी यादव के नाम पर करते हैं। ऐसे लोगों का पूरा चिट्ठा जो है वो भाई वीरेंद्र के पास है। देखिए, यह इनका आंतरिक मामला है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता का मंतव्य आ जाए उसके बाद उससे इतर ये सांगठनिक प्रक्रिया जो होती है पार्टी का, भाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके विधायक दल के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद तो पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, पार्टी के फेस है वो। अब इस संबंध में उनका आंतरिक मामला, उन्होंने क्या बोला नहीं बोला, ये उनका मसला है। आपको लग रहा है कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप आपस में ही चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। आप भाई नेतृत्व जब लापता रहेगा तो इस सब तो परेशानी होगी ना। यूरोप चले गए थे तो स्वाभाविक है दल के अंदर में परेशानी तो बढ़ेगी। शक्ति जी भी हमारे साथ हैं। शक्ति जी, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भी भूमिका उतनी ही होती है जितना कि सत्ता पक्ष की होती है। उस भूमिका के निर्वहन में आप लोग कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। नहीं, ये बात तो सत्य है कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक और सत्ता पक्ष के साथ भी होता है और ये भूमिकाएं लगातार वो अदा कर रहे हैं। ये बात अलग है जिन बातों की ओर आप इशारा कर रहे हैं। हमने कई बार कहा, पार्टी का जो कोई भी जो पक्ष रखता है वो पार्टी के सांगठनिक और जो बिहार की हालात है उसके आधार पर वो अपनी बातों को रखता है। अब सवाल उठता है कि स्वयं का कोई व्यक्तिगत कोई टिप्पणियां जब आई है तो हम तो एक बार में कहें कि प्रतिबद्धता इस बात का प्रतीत होता है कि आंतरिक मामलों में, आंतरिक बैठकों में बहुत सारी बातें रखी जाती है। ठीक। प्लेटफॉर्म बदल करके बात कोई भी रखता है तो खैर उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति पर हम कोई पहरा किसी की नहीं लगा जा सकती है। लेकिन आपने जब पूछा तो हमने कहा मेरा नाम उन्होंने लिया नहीं है। जब मेरा नाम उन्होंने लिया नहीं है तो मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो पार्टी के अंदर चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। हमारे समझ से पार्टी के अंदर में नेता प्रतिपक्ष एक ऐसे नेता हैं कि जिनके पास सहजता, आसानी से मिलने में किसी को परेशानी नहीं। हर लोग अपनी बात मजबूती से रखते हैं। चलिए, तो संभवतः भाई वीरेंद्र को भी अपनी बात वहां उस प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शक्ति यादव जी आपका भी और नीरज जी आपका भी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसीलिए प्रशांत किशोर उन पर हमला कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग से आते हैं सम्राट चौधरी और इसीलिए प्रशांत किशोर की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जिस तरह पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी, जो उनके ऊपर राहुल गांधी की हमेशा से टिप्पणी इस तरीके से आ जाती है, आंख की किरकिरी वो बन जाते हैं, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, ये बीजेपी की हार है। हम अपने लोगों से मिलेंगे, समीक्षा करेंगे, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। उपचुनाव में झूठ का नैरेटिव जो है वो गढ़ा गया बांकीपुर में और इसीलिए ये बीजेपी की हार है। प्रशांत किशोर ये चुनाव नहीं जीते हैं, ये चुनाव हम हारे हैं। हमारे मतदाता कोई न कोई कारण रहा जो हमसे दुखित थे। हम समीक्षा करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन ये अगर प्रशांत किशोर की जीत होती, उनकी छवि की जीत होती, आम चुनाव में 238 सीटों पर जमानत जब्त हो जाता। आम चुनाव के पहले इन्होंने कहा था हारूंगा संन्यास ले लूंगा, फिर मुकर गए। ये केजरीवाल है। पटना नगर निगम कर्मचारियों के हड़ताल का असर अब पूरे शहर में साफ साफ नजर आने लगा है। हड़ताल 7वें दिन भी जारी रहने से शहर के कई इलाकों में कचरे का अंबार आपको हर तरफ नजर आ जाएगा। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होने लगी है। लोगों को अब बदबू, दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम कार्यालय में भी कामकाज प्रभावित है। वहीं वीआईपी इलाकों तक में सफाई नहीं होने से लोगों में अब इसे खोलकर नाराजगी के तौर पर देखा जा सकता है।
जल्द समाधान की मांग हालांकि की जा रही है। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का 7वां दिन है और 7वें दिन भी जगह जगह कूड़े का जबरदस्त अंबार लगा हुआ है और कूड़ा का उठाव नहीं होने से पूरे पटना में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना नगर निगम के कार्यालय की, जहां पे जिस वाहनों से कूड़ा उठाया जाता है और कूड़ा उठाकर शहर को साफ सफाई किया जाता है, आज वो गाड़ियां पटना नगर निगम के कार्यालय में लगी हुई है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। इस वक्त तमाम जो गाड़ियां रहती है, सफाई एक्सप्रेस जो नाम दिया गया है, वो गाड़ियां शहर के विभिन्न इलाकों में जाती है और कूड़ा उठाती है। लेकिन सफाई कर्मचारियों के स्ट्राइक की वजह से पूरी जगह पे साफ सफाई काम ठप है और जिसके वजह से लगातार शहर के हालत खराब हो रहे हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ। लेकिन इस वक्त सफाई कर्मचारियों के स्ट्राइक की वजह से पटना निगम के नगर निगम के कार्यालय की स्थिति क्या है, आप देखिए, जो भी वाहन है वैसे ही लगे हुए। जैसे दरअसल जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका एक जो कई सारे मांग है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मांग ऐसे हैं जिसके लिए लगातार सरकार पर वो दबाव डाल रहे हैं। उनका मानना है कि दैनिक कर्मचारियों का अस्थायीकरण किया जाए, वो उन्हें अस्थायी रूप से बहाल किया जाए, साथ ही जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है उसे समाप्त किया जाए और कर्मचारी को सीधे नगर निगम के अधीन लाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग किया है कि समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए, वेतन, महंगाई भत्ता इत्यादि जो भी है उसकी जो बकाया राशि उसे भी समय पर भुगतान किया जाए। और ऐसे कई मांग हैं, लगभग 10 से 11 मांग है जिनके मांग को लेकर लगातार वो सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, जिसके वजह से पटना जो स्मार्ट पटना बनाने की जो बात की जाती है वो स्मार्ट पटना इस वक्त गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार जो कर्मचारी संगठन के साथ पटना नगर निगम के जो आयुक्त हैं और जो पटना के मेयर हैं वो भी लगातार बातचीत कर रहे, लेकिन बातचीत अभी सफल नहीं हुई है, जिसकी वजह से पटना में गंदगी की वजह से लोग परेशान हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का असर अब वीआईपी इलाकों में भी नजर आने लगा है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि वीआईपी इलाके इस वक्त कितने प्रभावित हैं। एसके पुरी इलाके की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, सड़कों पर कचरे का अंबार आपको इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा हो। अब यहां से गुजरने वाले लोगों की स्थिति आप अंदाजा लगाइए। बदबू, गंदगी का सामना करते हुए आवाजाही, इनकी व्यवस्था इस वक्त बन गई है। तो स्ट्राइक की वजह से 7वें दिन भी कूड़े का अंबार लगा हुआ पटना के कई इलाकों में। इस वक्त हम आपको एसके पुरी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आप देखिए सड़क पे, बीचों बीच सड़क पे जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है वहां पे कूड़े का अंबार है और लोग उसके बगल से गुजर रहे हैं तो अपने नाक पे रुमाल रखने को मजबूर है। मैम, और जो स्थानीय लोग हम इनसे भी पूछते हैं कि कितनी समस्या हो रही है। मैम, आप भी यहीं रहती हैं? नहीं, हम तो उधर देवरानी जेठानी की तरफ रहते हैं। उधर भी तो गंदा ही हुआ है। उधर भी गंदा है? हाँ, हर जगह देख रहे हैं कचरा बहुत ज्यादा महक रहा है। ये वो इलाका है जो पटना का वीआईपी इलाकों में से एक माना जाता है और वहाँ पे सड़क पर क्या स्थिति है आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो भी अगल बगल के लोग गुजर रहे हैं वो भी अपने नाक पे रुमाल रखकर बगल से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये कोई एक जगह की स्थिति नहीं है। 7वां दिन है आज सफाई कर्मचारियों के स्ट्राइक का, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। और अभी भी जनप्रतिनिधियों से लेकर पटना नगर निगम हो या फिर सरकार को सोचना होगा कि ये जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है वो भी उस शहर में जिसमें स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है और बिहार की राजधानी है, वहां पे अगर सड़क पर इस तरीके से कूड़े का अंबार लगता है तो आम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सचिव ने नल जल योजना के मेंटेनेंस भुगतान के बदले ये पैसे की डिमांड की थी। सेशन 2022-23 और 23-24 में मैं नल जल मरम्मती का काम कराया था। मुझे मेरे एजेंसी को नल जल मरम्मती कार्य का अलॉट हुआ था पंचायती राज विभाग के आदेश पे और पंचायती राज डिपार्टमेंट बेतिया से, और जिसमें मैंने काम कराया था। और डुमरिया पंचायत मैंने काम कराया, वहाँ पे कुछ पेमेंट हो गया था, कुछ पेमेंट में 73,000 रुपये बकाया था। जिसके बाद ये दूसरे पहले वाले पंचायत सचिव रिटायर कर गए थे, ये शंकर जी पंचायत सचिव डुमरिया का बने। 73,000 रुपये तब से ये मुझे पेमेंट नहीं कर रहे थे, 10% पेमेंट बाकी था। जिसके लिए जो है इन्होंने जो बाद में क्या किया कि फाइल से एमबी हटा दिया और कहा कि एमबी नहीं है, एमबी दीजिए तो पेमेंट होगा। फिर कहा एमबी हम मैनेज करेंगे, आप 28,000 रुपया दीजिए। इन्होंने घूस की रकम के साथ परवेज कौसर को बुलाया था कि आप आके यहाँ 15,000 रुपया तत्काल दीजिए,
टोटल 28,000 का मांग था, तो 15,000 एक किस्त के लिए देने की मांग कर रहे थे। तो परवेज कौशल आके और हम लोगों का टीम गठन हुआ और यहाँ पर आए हम लोग, और इनको जब परवेज कौशल के द्वारा पैसा दिया गया घूस की रकम के साथ, तो ये ले लिए और रकम के साथ हम लोगों के धावा दल के द्वारा इनको रंगे हाथ गिरफ्तार। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।